हेलो दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल माय यूट्यूब चैनल एमएसजी करियर पॉइंट। आज हम विलियम वर्ड्सवर्थ की एक और महत्वपूर्ण पोएम पढ़ने चल रहे हैं जिसका नाम है द सोलिटरी रीपर। दोस्तों, सबसे पहले ज़रा सा इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सोलिटरी रीपर एक लिरिक है, ये लिरिक्स पोएम कहा जाता है, जो कि 1805 में लिखा गया और 1807 में इसका पब्लिकेशन हुआ था। लेकिन उसके पहले विलियम वर्ड्सवर्थ 1803 में स्कॉटलैंड का टूर किया था अपनी सिस्टर डोरोथी एंड कोलरिज के साथ। तो डोरोथी और कोलरिज के साथ विलियम वर्ड्सवर्थ ने 1803 में स्कॉटलैंड का टूर पे गए थे। उस वक्त का दृश्य उन्होंने इस पोएम में 1805 में लिखा और 1807 में पब्लिश हुआ। और पब्लिश कहाँ हुआ था? द टू वॉल्यूम। किसमें? द टू वॉल्यूम। इसको अभी आप याद रखें, किस में पब्लिश हुआ है? द टू वॉल्यूम। ठीक है, द टू वॉल्यूम में पब्लिश हुआ था। तो यही कॉमन जानकारी। अब हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। Behold her single in the field, you solitary highland lass, reaping and singing by herself, stop for here or gently pass। पोइट कहता है, Behold her single in the field, you solitary highland lass। लास मीन्स होता है दोस्तों गर्ल्स, हाईलैंड मतलब पहाड़ी। यह जो अकेली पहाड़ी लड़की थी उसको देख करके, सिंगल इन द फील्ड, खेत में अकेले उस लड़की को देख करके पोएट, जो कि लड़की रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ, अकेले ही रीपिंग मतलब फसल काट रही थी, सिंगिंग गीत गा रही थी। स्टॉप हियर और जेंटली पास, पोएट कहता है कि रुको या फिर धीरे चलो। किसको संबोधित कर रहा है पोएट? डोरोथी एंड कोलरिज को। ये दोस्तों हमने आपको बताया कि 1803 के दौरान स्कॉटलैंड के टूर पर वर्ड्सवर्थ डोरोथी और अपने मित्र कोलरिज के साथ गए थे। तो दोनों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि रुको या फिर थोड़ा धीमे चलो, है ना। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि उन्होंने देखा एक हाईलैंड लॉस, एक लड़की अकेली ही रीपिंग कर रही में फसल काट रही है और गीत गा रही है। उसको देख करके कहते हैं कि स्टॉप हेयर आर जेंटली पास। क्लियर? चलिए, अलोन सी कट एंड बाइंड द ग्रेन, कहते हैं अकेली वह काटती है और अकेली बांधती भी है। कट मीन्स काटना, बाइंड मीन्स बांधना। एंड सिंग मेलंकली स्ट्रेन, और दुखद गीत गाती है। कहते हैं अकेले ही काट रही है फसल को, अकेले ही बांध रही है और एक दुखद गीत गा रही है उस समय वो। और जो गीत गा रही है लड़की, ओ लिसन फॉर द वेल प्रोफाउंड इज ओवरफ्लोइंग विद द साउंड। कहते हैं ओ सुनो, वेल का मतलब वैली, घाटी, प्रोफाउंड मीन्स पूरी गहरी घाटी। पूरी गहरी घाटी में उसकी आवाज़ जो है ओवरफ्लोइंग, एकदम गूंज रहा है। जो लड़की अकेली फसल काट रही है और गीत भी गाती जा रही है, उसकी गीत की आवाज़ पूरी घाटी में गूंज रहा है, गुंजायमान हो रहा है उसकी गानों की मधुरता से। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट स्टेंजा पे चलते हैं। नो नाइटिंगेल डिड एवर चैंट मोर वेलकम नोट्स टू वेरी बैंड। अब क्या कहता है? बहुत अच्छी लाइन है दोस्तों, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। नो नाइटिंगेल डिड एवर चैंट, कभी कोई ऐसा नाइटिंगेल ने भी गीत नहीं गाया होगा, चैंट मतलब गीत गाया होगा। मोर वेलकम, वेलकम नोट टू वेरी बैंड, वेरी बैंड के वेलकम में। वेरी बैंड कौन है? वेरी बैंड का मतलब थके हुए लोगों का समूह। अब ट्रेवलर इन सम सैडी हॉन्ट एमंग द अरेबियन सी, अरेबियन सैंड, जो अरेबियन सैंड, अरेबियन रेगिस्तान में जो वेरी वैंड, थके हुए लोग आते हैं और वहाँ की वृक्षों की छाँव में बैठ जाते हैं, उनके वेलकम में नाइटिंगल्स गीत गाया करती हैं रेगिस्तान में। लेकिन उस नाइटिंगल के गीत से भी अधिक सुंदर इस लड़की का गीत है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। A voice so thrilling never was heard, कभी कहता है इतनी मधुर आवाज़, इतनी आकर्षक आवाज़ मैंने कभी नहीं सुना। In the spring time for the cuckoo bird,
कहता है स्प्रिंग टाइम में कुक्कू बर्ड, बसंत ऋतु में कोयल के गीत भी इतने सुंदर हमने कभी नहीं सुने जितनी सुंदर गीत इस लड़की की है। यह लड़की जितनी सुंदर गीत गुनगुना रही है फसल काटते वक्त, इससे अच्छा तो ना नाइटिंगेल का गीत है और ना ही कुक्कू का गीत है। क्लियर फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी महत्वपूर्ण लाइन है, इसको आप याद रखेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सी एंड अमंग फर्दर्स हैब्रीज, देखिए ये लाइन देखिए, ब्रेकिंग द साइलेंस सी, और उसकी मधुर आवाज़ से अमंग द फर्दर, हैब्रीज होता है टापुओं का समूह, हैब्रीज यहाँ पर नाउन है, टापुओं का समूह। उस टापुओं के समूह में दूर दूर तक शांति बनी हुई है, और उस टापुओं के समूह में जो कुक्कू बर्ड गीत गाती है बसंत ऋतु में, उस गीत से भी कहीं अच्छा गीत इस लड़की का है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट स्टैंजा पे बढ़ते हैं। थर्ड स्टैंजा में देखिए दोस्तों, विल नो वन टेल मी व्हाट सी सिंग, परहैप्स द प्लेंटिट्यूड नंबर्स फ्लो फॉर ओल्ड एंड अनहैप्पी थिंग्स एंड बैटल लॉन्ग अगो। अब कभी कहता है कि विल नो वन टेल मी, क्या मुझे कोई बताएगा व्हाट सी सिंग, कि वह क्या गाती है। परहैप्स द प्लेंटिव नंबर फ्लो फॉर ओल्ड, शायद ऐसा भी हो सकता है, प्लेंटिव नंबर का मतलब दुखद, या फिर ऐसा भी हो सकता है उसके अंदर बहुत दुख तकलीफ हो। फ्लो फॉर द ओल्ड, पुराना कोई तकलीफ हो। अनहैप्पी, जिसके कारण वह नाखुश है, या फिर थिंग एंड बैटल लॉन्ग एगो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई पुराने युद्ध के बारे में सोच करके वह दुखी है। आर इट इज़ सम मोर हम्बल ले, या फिर कुछ और भी कारण, हम्बल ले मतलब कोई इमोशनल रीज़न भी हो सकता है। वो इमोशनल रीज़न क्या है, द फैमिलियर मैटर, कोई पारिवारिक मैटर भी हो सकता है उसके साथ। सम नेचुरल सारो, या फिर कुछ प्राकृतिक तकलीफ भी हो सकती है, प्राकृतिक दुख हो सकता है, कैसे कोई हानि हो गई हो उसका, या फिर पेन दैट हैव बीन मे बी अगेन, या फिर ऐसा कोई दुख हुआ हो जो फिर से होने आने वाला हो। मे बी अगेन में वापस, ऐसा दुख तो नहीं है कि उसके ऊपर फिर कोई भी आपदा आने वाली हो। इस पोएट अपने आप गेस करके मान रहा है कि क्या हो सकता है, लेकिन पोएट को उसकी आवाज़, उसकी भाषा नहीं समझ में आ रही। बस पोएट इमोशन को देख करके मंत्रमुग्ध है। ठीक, चलिए दोस्तों नेक्स्ट स्टेंजा नंबर 4। Whatever the theme the maiden sang as if her song could have no end, कहता है गाने की जो थीम कुछ भी हो, द मैडन सॉन्ग का मतलब होता है उस गर्ल्स की आवाज़, गर्ल्स की सॉन्ग। मैडन मीन्स होता है अनमैरिड गर्ल ना, तो मैडन सॉन्ग की थीम कुछ भी हो, एज इफ मानो हर सॉन्ग कुड हैव नो एंड, लेकिन इतना तो श्योर था उसका गीत जो खत्म होने वाला नहीं था, एंडिंग नहीं दिख रही थी, गाती ही जा रही थी। आई सा हर सिंगिंग एट हर वर्क एंड ओवर द सिकल बेंडिंग, क्योंकि हमने उसको सिकल बेंडिंग मतलब झुक करके, सिकल मतलब हसिया को झुक करके वो फसल काट रही है, तो झुक करके फसल काटती जा रही है और सिंगिंग करती जा रही है। तो हमने कह रहा है कि लगातार उसको काम करते हुए और गीत को गाते हुए दिख रहा था। ठीक, आई लिसन मोशनलेस एंड स्टिल, मैंने उसकी गीत को मोशनलेस मतलब एकदम धीमा होकर के, स्टिल शांत होकर के सुना। एंड एज आई माउंटेड द हिल, फिर जाके मैं उसके बाद अब पहाड़ी की तरफ मैं आगे बढ़ा। माउंटेन का मतलब चढ़ाई करना पहाड़ पर, तो पहाड़ी की तरफ अब मैं आगे बढ़ा। फिर क्या हुआ, द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर, बहुत महत्वपूर्ण लाइन है दोस्तों। कहता है वह म्यूज़िक आज भी बहुत लंबे समय तक मेरे हृदय में बस गया है। द म्यूज़िक इन माई हार्ट आई बोर, जो म्यूज़िक मैंने हृदय में वो रखा था, सुना बसाया था, लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर, बहुत समय तक उसका प्लेस कोई ले नहीं पाया, मतलब बहुत समय तक मेरे हृदय में बसा रह गया। दोस्तों आई होप एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब
दो चार मुख्य बातें एक बार फिर से मैं रिवाइज कर दूं दोस्तों। इसकी इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है? इम्पोर्टेंट फैक्ट दोस्तों, यह एक लिरिक है, इसको आप जान ले, लिरिक है। और लिखा कब गया है? 1805 में लिखा गया है। पब्लिश कब हुआ है? 1807 में पब्लिश हुआ है। और कहाँ पर पब्लिश हुआ है? द टू वैल्यूम दोस्तों। बस इतनी 3-4 बातें मुख्य हैं जो आपको लर्न करना है। और हाँ, इसके कोटेशन आते हैं, कोटेशन आपको हर लाइन पर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक। और पहले ही मैंने बताया। और हाँ, 32 लाइन है, इसके 32 लाइन है, इसको भी याद रखिए। अथवा 4 स्टैंजा, ठीक। ये 4-5 फैक्ट जो हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए पोएम के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।